नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी। कोरोना देश के कोने कोने में फैल चुका है। ये अब न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि सांसों को भी तेजी से थाम रहा है। उधर कोरोना के काल चक्र को रोकने में केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। महाराष्ट्र हो या गुजरात, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, कोरोना के आंकड़े हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी संक्रमित हो गए हैं। खैर, आम हो या खास, कोरोना की किसी से भी दोस्ती नहीं। ये तो हर उस शख्स को संक्रमित कर रहा है जो उसके घेरे में आ रहा है, खासकर जिसका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। वैसे कोरोना के भीषण काल में सरकारों ने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा नहीं है। वायरस को बेकाबू रफ्तार को थामने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार इस कवायद में जुटी हुई है कि वो किसी न किसी तरह से कोरोना पर काबू पाकर जनता को राहत के लिए सांस दिलाए। लेकिन कोरोना का कहर इस कदर है कि हालात काबू में ही नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, आज ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां बेकाबू वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए क्या खास हो रहा है। इस पर सीधे वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी से बात होगी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। राज्य में राजधानी समेत कई जिलों में लगा लॉकडाउन कोरोना पर मार करने में अब तक कितना कारगर साबित हुआ है। वहीं जनता को वायरस से महफूज रखने के साथ ही जो कोरोना पीड़ित हैं, उनके इलाज के लिए सरकार की व्यवस्थाएं कैसी है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी से विस्तार से बात करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। बीते 3 दिन से लगातार 10,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और मौतें इतनी हो रही हैं कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह नहीं होने पर वेटिंग चल रही है। ये स्थिति तब है जब राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के करीब 20 जिले लॉक हैं। 13 अप्रैल को 12,246 नए मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1,09,000 के पार चले गए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को 110 संक्रमितों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 5,187 हो गई है। राज्य में सबसे खराब हालात राजधानी के हैं। रायपुर में 26,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं और 1,319 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर दुर्ग है, जहां 19,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। अब तक 996 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उधर राजनांदगांव में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यहाँ एक्टिव केस 10,500 के पार चले गए हैं, तो वहीं अब तक 252 लोगों की सांसें वायरस ने थाम दी। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी स्थिति ठीक नहीं है। बहरहाल इन विकट परिस्थितियों के बीच वायरस की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार आगे और क्या ठोस कदम उठाती है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो बेकाबू वायरस पर आखिर कैसे और कब तक ब्रेक लगेगा, सरकार की व्यवस्थाएं क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के एस सैनी जी। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सैनी जी, आपका भी स्वागत है। सिंहदेव साहब, आखिर ये भयावह स्थिति क्यों हुई, क्या वजह रही है? जी, आपने सवाल किया था कि इतनी भयावह स्थिति की आखिर वजह क्या है। हालांकि जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि इसकी जो दूसरी लहर आएगी और भी खतरनाक आएगी, वो साबित कर रहा है, लेकिन हम और आप कितना दोषी हैं इसके लिए? इसमें कह पाना कठिन है कि वास्तव में कारण क्या बना। कुछ लोगों के या हम लोगों के या मेरे मन में भी ये बात है एक कि जब
पॉजिटिविटी रेशियो गिरता चला गया था। संक्रमण हमारे यहाँ 100 में से एक भी नहीं पकड़ में आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए कोरोना चला गया जी। और वही समय ऐसा हुआ जब महाराष्ट्र में भी बढ़ा, एकाएक बढ़ा। हम पड़ोसी राज्य हैं, उसका एक कारण हो सकता है। कहीं सावधानियों में, व्यवहारिक सावधानियों में हमने कमी की, ये भी एक कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हुई, ये वायरस क्या अलग प्रकार का है, म्यूटेशन होने के बाद जिस प्रकार का वायरस आया है, इसके संक्रमित होने की बलवती संभावनाएं हैं। तो ये मिले जुले कारण मुझे लगता है कि इसमें ये कारण बन गया कि एक ऐसी अप्रत्याशित स्थिति हो गई जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया। बिल्कुल। 1,09,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। क्या छत्तीसगढ़ में इतने बिस्तरों की जरूरत है? खासकर रायपुर में अकेले 26,000 से भी ज्यादा केस, एक्टिव केस हो गए हैं। तो राजधानी रायपुर में और अन्य पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है क्या इतनी बेड की? अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि 70 से 80% होम आइसोलेशन को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जी, और 20 से 30% बिस्तरों की जरूरत है जी। तो 1,09,000, 1,10,000 अगर संक्रमित हैं जी, तो 20 से 30%, 22 से 33,000 बिस्तरों की प्रदेश में आवश्यकता है। और जिन शहरों में जैसी स्थिति है उसके हिसाब से व्यवस्था को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये सही है कि संख्या जितनी सोची गई थी या अनुमान काफी लगाया था, उससे कहीं ज्यादा संख्या आ रही है। रायपुर में अकेले कल 4,000 से ज्यादा मरीज आए। पहले वेव में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3,900 नहीं पहुंचा था जी। तो ये स्वरूप इस बार के कहर का है जी। ये मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही, जो 5,187 अभी तक कोरोना से मौत हो चुकी है। क्या ये पिछले एक साल से है, जो पुरानी वेव थी उससे, कि इस नए वेव में इतनी डेथ हुई? इसमें अगर उसके दर को देखेंगे जी, तो दर 1% के आसपास ही आपको दिखेगा। मृत्यु दर जो है, पॉजिटिव केसेस का केस फेटिलिटी रेशो जो कहा जाता है जी, तो 15,000 अगर कल पॉजिटिव आए तो 150 के आसपास मृत्यु हुई है जी। तो केस फेटिलिटी रेट में बढ़ोतरी नहीं दिख रही, लेकिन दुर्भाग्य से संख्या जो है जी, वो बढ़ी हुई है जी। केस ज्यादा आ रहे हैं, उसके अनुपात में मृत्यु भी ज्यादा दिख रही है। आपके पास चिंता की बात, आपके पास बहुत सारे स्पेशल डॉक्टरों की टीम होगी, वो बताते होंगे क्या मृत्यु दर इस बार, क्या कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना का जो वायरस है, वो कुछ पहले से ज्यादा खतरनाक है? संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर उतनी है, मानता हूं, लेकिन इस बार जैसा कि हमारे पास नागरकर जी भी से बात हुई थी, मेरी जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि इस बार पहले अगर 7 से 8 दिन, 10 दिन में लंग्स में इन्फेक्शन होता था, वो अब दूसरे या तीसरे दिन होने लगा है। आपके पास आपके चिकित्सकों ने बताया होगा, क्या यही वजह है? जी, ये कहना बिल्कुल सही है। जो फीडबैक आ रहा है, सभी डॉक्टर्स अब ये कह रहे हैं, अब तो खुल के ये कह रहे हैं जी, कि ये म्यूटेशन है। ये पहला जो वायरस आया था वैसा वायरस नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रभाव पहले वायरस का ऐसा नहीं था। अभी कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे, कल जो मृत्यु हुई है उसमें एक 8 साल की बच्ची की भी मृत्यु हुई है जी। तो पहले ये आंकड़े वैसे नहीं आते थे, अब कम उम्र के बच्चों के भी 109 जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, मैं उसमें देख रहा था, 45 साल से कम के 27 प्रकरण हैं जी। तो ये करीब 25% हो गया, पहले ये कम था। ये मंगलवार को ही 10 संक्रमितों की मौत हुई है, क्या ये आंकड़ा सही है? 110 संक्रमितों की जी, मंगलवार को, मैंने पिछले दिन, कल जो 110 संक्रमितों की मौत हुई थी, क्या ये आंकड़ा सही है? 100 पब्लिश आंकड़ा 109 का है जी, लेकिन कुछ डेथ जो रिपोर्ट पहले नहीं हो पाई थी उनको भी हम लोग जोड़ते हैं जी, तो ये 45 डेथ्स और उसमें हुई है जी जी। तो 109 और 45 तो 154 लोगों की मृत्यु कल रिकॉर्ड में हम लोगों ने ली है। आप परसों और कल के आंकड़े को अगर देखेंगे तो रिपोर्ट में 109 दिखेगा जी, लेकिन कल के कुल मृत्यु और आज के कुल मृत्यु के बीच में आप देखेंगे तो 156 का अंतर है जी। तो 47 अतिरिक्त मृत्यु जो पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी उनको भी हम लोगों ने शामिल किया। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, एक आध राज्य की और बात करें, बार बार
खबरें आ रही, मीडिया में आ रही हैं कि जितनी डेथ हुई है, स्मशान घाट में जाते हैं तो वहां डेथ अलग होती है, कहीं बहुत ज्यादा है। सरकार के आंकड़े कम है, जैसे भोपाल में ही अगर बताएं कि 6 मृत्यु हुई है, लेकिन जब स्मशान घाटों की ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो पता चलता है कि 35 से 40 मृत्यु हुई है। इस तरह की क्या दुर्घटनाएं, घटनाएं या वाकया छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है क्या सामने? इसमें दुर्ग से ये बात आई थी जी कि एक हफ्ते में 117 लोगों के पंजीयन शमशान घाट में हुआ था, जबकि कोरोना की 37 या 35 मृत्यु की रिकॉर्ड में था। जी मैंने पूछा भी था, मीडिया के साथियों से भी कहा था कि ये मृत्यु जो शेष है क्या सामान्य है या आप उनके परिजनों से किसी से भी पता कर सकते हैं कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे क्या? जी तो अगर कोरोना पॉजिटिव थे और उनको दर्ज नहीं किया गया है तो ये गलत है। वो हम लोग ऐसी जितनी जानकारी मिल रही है, जैसा कल आपने देखा कि अलग से जोड़ा है हम लोगों ने, तो हम उसको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर अन्य कारणों से मृत्यु हुई है, उनके परिवार से ये जानकारी मिलती है कि नहीं कोरोना पॉजिटिव वो नहीं थे, तब फिर वो कोरोना की डेथ मृत्यु से नहीं मानी जानी चाहिए। जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रही हैं। साइनी जी। सिंह जी, मैं ये जानना चाहती हूँ या आप ज्यादा बता सकते हैं कि जिस तरह से पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे लीडर्स जो हैं वो पब्लिक रैलीज करते हैं, ऑफिशियल ये रहता है कि जो भी गाइडलाइंस है उसको वायलेट करते हुए पब्लिक को जो एक मैसेज जाता है कि नहीं कोरोना कुछ नहीं है, इस तरह के पब्लिक रैलीज की वजह से लोगों में कंफ्यूजन होता है और इस तरह के कोरोना को बढ़ने में उसके लिए काफी ज्यादा हद तक उसका जिम्मेदार है वो। हौसला बढ़ाने के लिए कहना कि नहीं कोरोना ऐसा कुछ नहीं है, मत डरो, वहां तक तो ठीक है कि मनोबल भी, आम जनों का मनोबल भी आपको बढ़ाना चाहिए, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन करना ये उचित नहीं, ये गलत नहीं। पर जैसे पॉलिटिकल लीडर्स रैली करते तो मैसेज तो पब्लिक में यही जाता है कि नहीं अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, और कहीं यही वजह नहीं रहा कि इस तरह से एकदम विस्फोट हो गया कोरोना का? उसमें बचना चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है कि ऐसे भीड़ भाड़, क्योंकि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? साबुन से हाथ धोना दिन में 5-6 बार, शारीरिक दूरी बनाना, मास्क पहनना, इसका आप उल्लंघन करोगे और स्वयं अगर लीडर हो के आप इसका पालन होते हुए सुनिश्चित नहीं करोगे तो ये हमारे व्यवहार में कमी नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुल वहां बेड कितने हैं, खासकर राजधानी में, जहां अगर एक्टिव और स्थिति बिगड़ती है तो कितने बेड की व्यवस्था है सरकार के पास, कितने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है सरकार के पास और कितने वेंटिलेटर है? आपने वेंटिलेटर केंद्र सरकार से शायद और डिमांड की थी, क्या वो आपको मिले? अभी तो इस दौर में नहीं आए हैं जी। पिछले दौर में जो हमको वेंटिलेटर मिले थे केंद्र सरकार से 230 मिले थे। अभी जो सहयोग केंद्र सरकार से मिल सके वो आमंत्रित है, हम लोगों के लिए सहयोग होगा कि केंद्र सरकार वेंटिलेटर दे। उसमें बस एक चीज ये देखने की भी जरूरत है कि जिस कंपनी के वेंटिलेटर आते हैं उनका इंजीनियरिंग बैकअप भी यहाँ पर होना चाहिए, टेक्निकल बैकअप मरम्मत वगैरह के लिए भी। तो ये निवेदन करेंगे साथ में कि जिस कंपनी के वेंटिलेटर आए वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी ऐसी बातें हैं उससे जुड़े रहना चाहिए, ताकि खराब अगर हो तो उनको बनाया जा सके, नहीं तो कई बार वो बन नहीं पाती। बिस्तरों की जहां तक बात है, जैसे मैंने बताया कि 30% अगर हमको पब्लिक फैसिलिटी में ले जाना है, 70% होम आइसोलेशन में लोग चले जाते हैं, तो ये 30% बिस्तरों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लाख रायपुर के सिलसिले में देखिए, अगर 30,000 हैं, 30,000 एक्टिव एक समय के लिए हैं, तो उसका 30% 9,000 बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए जी। और उसमें कम से कम 20% 30% ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था होनी चाहिए जी। पहले 80% ये माना जाता था कि असिम्प्टोमेटिक या कमतर लक्षण के केसेस होंगे। अब ऐसा लग रहा है कि ये कमतर प्रतिशत 40 से 60%, 60 से 70% रह गया है और बाकी लोगों को मदद की जरूरत पड़ रही है। 30 से 40%, जो पहले 20% था, अब 30 से 40%, तो उतने व्यवस्थाओं को और बढ़ाने की आवश्यकता है जी। हमने अभी 5,000 बिस्तर अगर ऑक्सीजन के रखे हैं, तो अगला टारगेट 13,000 का है। 13,000 की व्यवस्था करके क्या संक्रमण की स्थिति रहेगी, फिर और बढ़ाएंगे
जैसा कि दूसरे राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, ब्लैक में बिक रहे हैं और उसकी उपलब्धता नहीं है। तो 900 का इंजेक्शन सीधे सीधे 10,000, 5,000 या जो 5,500 का इंजेक्शन है उसको 20,000 तक में बेचे जा रहे हैं। क्या इस तरह की वहां भी शिकायतें आई हैं और रेमडेसिविर क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? एक। दूसरा, ऑक्सीजन की भी पिछले 2 दिनों से भोपाल और कुछ अन्य हमारे यहाँ के जो शहर हैं वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर की भारी यहाँ कमी महसूस की जा रही है। क्या वहां भी ऐसा कुछ है? ऑक्सीजन का प्लांट हालांकि आपके यहाँ खुद का है। ऑक्सीजन की ऐसे तो कमी नहीं है। जी। देश का कहते हैं कि सबसे बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट छत्तीसगढ़ में ही है। जी जी। ऑक्सीजन निर्माण कर रहे हैं जी। वो लगभग, तो अभी तक ऑक्सीजन की कमी उस जी जी लगता थोड़ा सा हम तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सिंघवी साहब। सैनी जी, अभी सवाल सिंघवी साहब से भी होगा। जी। सिलेंडर वापिस जब थोड़ा सा तकनीक का सैनी जी, जैसे पिछली बार लहर कोरोना आया था, बहुत भयानक डरे हुए थे, सारी बॉर्डर सील कर दिए गए थे। इस बार उससे ज्यादा बड़ी लहर है। उसके बाद भी महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे और छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाती है वो सील नहीं किए गए, क्या ये भी कारण हो सकता है? हाँ, तो पर जैसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो गए हर फ्रंट हम लोग कर रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है? जी जी, अब आने लगी जी। तो वो रेमडेसिविर के लिए भी प्रबंधन कर रहे हैं और इसमें भी देश में निर्माण की स्थिति की सीमा बात आ रही है। आज ही कल ये भी बात आई है कि केंद्र सरकार ने डायरेक्शन जारी कर दिए हैं कि इसको एक्सपोर्ट ना किया जाए। तो रेमडेसिविर एक्सपोर्ट अगर बंद होगा तो वो उपलब्ध होगा। काला बाजारी रोकने के लिए ऑफ द काउंटर सेल के लिए हम लोगों ने रोक लगाई है कि डायरेक्ट आप अस्पतालों को दीजिए। जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको रेमडेसिविर डायरेक्टली काउंटर पे मत दीजिए, अस्पतालों को दीजिए ताकि डॉक्टर जिनको देना चाहेंगे उनको दे सकें। आज ही HLL जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उनके डायरेक्टर राजशेखर जी हैं, उनसे मैंने बात की तो इतनी कमी है कि उन्होंने ये अश्योर किया कि हम आपके यहाँ एम्स है उसको 300 रेमडेसिविर के इंजेक्शन हम संडे तक उपलब्ध कराते रहेंगे प्रतिदिन, और सोमवार से 1000 उसमें 200-300 एम्स के लिए और 700-800 राज्य सरकार को अपने प्रबंधन के लिए। तो सैकड़ों में बात करनी पड़ रही है, जो चीज हजारों में चाहिए। अगले 15 दिन में अनुमानित हमको 45,000 इंजेक्शन लगेंगे और बात अभी सैकड़ों और हजारों में ही प्रबंधन की हो पा रही है। स्थिति सप्लाई की अच्छी नहीं है। मैंने रेमडेसिविर की वहां भी कमी है, अच्छा खासा कमी है। दूसरा एक सवाल यहाँ ये भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं जहां कोविड पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, वहां आप रेमडेसिविर के इंजेक्शन तो उपलब्ध करा दे रहे हैं, सरकार उपलब्ध करा दे रही है, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसको महंगे रेट पे बेच रहे हैं। ये तो नैतिकता इतनी अब हम में होनी चाहिए और जहां जानकारी लगे तो कार्रवाई भी अवश्य होगी। लेकिन ये बात यहाँ तो कम सुनने में आई है कि उनने आगे बेचा। ऑफ द काउंटर सेल में जो बात हो रही है, यहाँ जरूर कालाबाजारी की बात आ रही है। किसी ने 12,000 बताया, किसी ने 20,000 बताया और एक होड़ मच गई है रेमडेसिविर लगाने के लिए, जबकि वास्तव में हर व्यक्ति को रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके फॉल आउट भी होते हैं रेमडेसिविर के। किडनी पे आपका इसका किडनी लिवर पे इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। मैं भी अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, रेमडेसिविर लगा था, तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल अभी हाई है, 1.43 पे है। तब वो क्रिएटिनिन के लिए मेरे को दवाई लेनी पड़ रही है। तो ऐसे आम नागरिकों को इस बात को समझना चाहिए कि ये
किसी भी परिस्थिति में लेने वाला नहीं है। जब कोई ऐसी ज्यादा चिंता की आवश्यक जरूरत हो तभी डॉक्टर के कहने पे लगाना चाहिए। अपने से मांग करके ये लेने वाली दवाई नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। आपने कहा क्रेटिनाइन आपका 1.5 है, एक से कम होना चाहिए क्रेटिनाइन। 1.43 जी। ये हमारे मैंने कहा है यूनिलिव लेने के लिए, तो 15 दिन के लिए एक दिन में 2 बार यूनिलिव 300 की टैबलेट ले रहा हूँ जी। तो रेमडेसिविर का ऐसा उपयोग गलत है, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा। या अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो मत लीजिए जी। डॉक्टर की डायरेक्ट सलाह से ही लीजिए, वरना मत लीजिए। मैंने डॉक्टर की ही सलाह से लिया, फिर भी अगर उसके साइड इफेक्ट हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यूनिलिव की टैबलेट 15 दिन के लिए 300 mg की मुझे लेनी पड़ रही है। ये क्रेटिनाइन होना कितना चाहिए, एक से कम होना चाहिए? 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए जी जी, थोड़ा सा बढ़ा 1.3 जी जी, सॉरी 1.3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1.3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि पिछली बार जब कोरोना का इतना भीषण उत्पात नहीं हुआ था, कोरोना ने नहीं किया था, तब आप लोगों ने सब जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, बॉर्डर सील कर दिए गए थे। लेकिन इस बार की लहर आप भी समझ रहे हैं कि पहले अगर 100 पेशेंट आते थे आज की डेट में, उसके अनुपात में 1000 से 1500 के लगभग पेशेंट आ रहे हैं। मतलब 100 में अगर 1 की डेथ होती थी तो 1500 में 15 की डेथ हो रही है। तो इस बार क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए गए, और जब महाराष्ट्र में इतनी भीषण स्थिति हो रही थी तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया गया? बॉर्डर सील करना एक कठिन काम होता है जी। लेकिन चेकिंग हमने पिछले हफ्ते से चालू कर दी है जी। यहाँ भी जैसे और राज्यों में प्रवेश बिना 3 दिन पहले के नेगेटिव रिपोर्ट के उसमें प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर कोई आते भी हैं तो उनको फिर क्वारंटीन और बिना टेस्टिंग के घर जाने की अनुमति नहीं है। इसको लागू करना कारगर तरीके से देखना है। अगर श्रमिक ग्रामों में आ रहे हैं तो उनके लिए हर गांव में, हर पंचायत में क्वारंटीन सेंटर स्थापित कर लिए गए हैं। न्यूनतम राशन की भी व्यवस्था, चावल इत्यादि की भी व्यवस्था हर पंचायत में कर दी गई है। इसी तरह से शहरों में भी जो पहले क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे उनको चिन्हांकित कर लिया गया है, और जैसे आवश्यकता पड़ रही है उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। हवाई जहाज से जितने लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे उनकी टेस्टिंग हो रही है। ट्रेन से जितने लोग उतर रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, और जैसा कि सच्चाई है वहां पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जी। एक और विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जिस समय कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी उसी दौरान रायपुर में क्रिकेट का मैच हुआ, और ये मैच कई दिनों तक चला। उस मैच में जैसे आईपीएल इस समय चल रहा है, स्टेडियम सूने हैं, तो वहां पे फ्री पास बांटे गए अधिक से अधिक लोगों को आने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए। ये भी विपक्ष का आरोप है। मैं आपसे सवाल विपक्ष के आरोपों पे कर रहा हूं, अगर कहीं ये भी तो कहीं न कुछ जिम्मेवार तो नहीं है छत्तीसगढ़ में इतनी विस्फोटक स्थिति, खासकर रायपुर में मैच हुए हैं वहां होने की? ये सही है कि दोनों घटनाएं एक साथ, क्रिकेट मैच भी जब चल रहा था, कोरोना भी उस समय बढ़ रहा था। लेकिन मैंने विपक्ष के साथियों से ये भी पूछा कि महाराष्ट्र में तो कोई क्रिकेट मैच ऐसे नहीं हुए जी, वहां कोरोना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? कर्नाटक में नहीं हुए, दिल्ली में नहीं हुए, तो और जगह में भी जहां कोरोना हुआ वहां पर तो क्रिकेट मैच नहीं हुए। तो क्रिकेट मैच की बात को लेके अगर ये हम बात कहते हैं तो शायद तार्किक ना लगे। हालांकि ये भी सही है कि वहां भीड़ भाड़ रहती थी। कोरोना के संक्रमण के उस दौर में अनुमति मिली थी इस आयोजन को करने की जब संक्रमण बहुत नीचे गिर गया था, 1 से नीचे पर पहुंच गया था। और ये दुर्भाग्य रहा कि संक्रमण जब बढ़ा और ये सब जगह बढ़ा, उस समय क्रिकेट मैच भी यहाँ आयोजित था जी। वैक्सीन की क्या स्थिति है अभी? वैक्सीन उसी रफ्तार से आप लोग लगा रहे हैं? वैक्सीन है आपके यहाँ की कोविशील्ड है? अभी सरकार हमको कोविशील्ड ही दे रही है जी। और सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पे 3-4 छोटे राज्यों को छोड़ के प्रतिशत वैक्सीनेशन का आबादी में छत्तीसगढ़ काफी आगे है, 14-15% पे है। अब वैक्सीन कम मिल रही है। आज ही हमको जैसे 2 लाख हमको मिली जी। हमारी पूरी कैपेसिटी अगर कहिएगा तो 3.5 से 4 लाख हम वैक्सीन एक दिन में लगा सकते हैं। देश में वैक्सीन का निर्माण भी सीमित है, एक दिन का 24 लाख से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन नहीं है। तो उस बात को देख के केंद्र सरकार उपलब्ध अलग अलग राज्यों को करा रहा है। हमको जितनी वैक्सीन मिलेगी
उसको समय के अंदर हम लगवा देंगे। अभी छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस वैक्सीनेशन में काफी संतोषजनक। वैक्सीनेशन जिनका 2 डोज हो गया है उनको भी वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जी, ये एक इसकी सच्चाई है जिसकी जानकारी पहले भी थी और लोगों को बताया भी गया था। वैक्सीन लगाने के बाद विशेषज्ञों का ये कहना है कि मृत्यु की संभावनाएं नहीं के बराबर, 0 के पास, और गंभीर लक्षण 0 के पास, ये 2 से हमको बचाव होगा। लेकिन कोरोना हमारे तक पहुंचेगा, हम कैरियर कोरोना के हो सकते हैं। ये माइल्डर फॉर्म का होगा वैक्सीनेशन के बाद। हालांकि 2 वैक्सीनेशन के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस की जानकारियां कहीं कहीं आ रही हैं। अमूमन ये माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन से सबसे ज्यादा जो बचाव होना है वो मृत्यु से हमको बचाएगा और गंभीर संक्रमण के लक्षण से हमको बचाएगा। हल्के लक्षण लेके कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड वैक्सीनेशन के भी 2 हफ्ते बाद भी, इम्यूनिटी आने के बाद भी कोरोना कैरियर हम हो सकते हैं। जी सैनी जी, आपका कोई आखिरी सवाल? सिंधिया जी, जो वैक्सीनेशन की आपने बात कही है, तो ये जो शॉर्टकमिंग्स हो रहे हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर, तो इसमें कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा हो सकता है। कहाँ के लिए एक्सपोर्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन हो रहा है? आपने कहा प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमें जितना चाहिए उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट फिर बैन क्यों नहीं कर देते हैं? ये प्रधानमंत्री की जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी बीते दिनों हुई थी मुख्यमंत्री जी लोग के साथ, उसमें उन्होंने जो डाटा प्रस्तुत किया था उनके तरफ से स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि ने, उन्होंने ही बताया कि कोविशील्ड की कैपेसिटी हमारी 6 करोड़ की है और कोवैक्सीन की कैपेसिटी हमारी 1 करोड़ की है। इन परिस्थितियों में जो हमने दिया, भल मनसाहत में दिया, वो समय बीत गया। अब आज के समय में अधिक से अधिक वैक्सीन, जैसे रेमडेसिविर का अगर बाहर एक्सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने मनाही का निर्णय लिया है, तो इसमें भी अभी हमको रोकना चाहिए। जो अग्रीमेंट हमारा हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी लेते समय, कोवैक्सीन कोविशील्ड हमारे यहाँ की बनी हुई वैक्सीन नहीं है, निर्माण हमारे ही हुआ है। टेक्नोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के बीच में इसका रिसर्च होके ये वैक्सीन तैयार की गई थी। तो उत्पादन के समय जो अग्रीमेंट हुआ कि इतना हम आपको देंगे, इतना बाहर जाएगा, वो कोवैक्स करके एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आर्थिक रूप से कम विकसित देशों में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके काम कर रही है, वो ये सब वैक्सीन बनाने वाले देशों के साथ उन्हें टेक्नोलॉजी जब दी तो अनुबंध किया, तो वहां तक ठीक है, क्योंकि आपको ये वैक्सीन ही नहीं मिलती अगर वो आप अनुबंध नहीं करते। लेकिन उसके अतिरिक्त अभी बाहर देना उचित नहीं है, देश में ही सब लगना चाहिए पहले। चलते चलते आप छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ कहना चाहेंगे, अपने संदेश देना चाहेंगे हमारे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से? कठिन समय है, निराश भी हमको नहीं होना है। हर काले बादल के पीछे सुनहरी रोशनी भी छुपी रहती है, वो दिन भी आएगा। ये कोरोना काल को हम पार करेंगे, तब तक एहतियात बरतिए, अपने आप को संभाल के रखिए। हाथ धोने की बातें, शारीरिक दूरी बना के रखने की बातें, जहां लॉकडाउन लगा है वहां तो सहयोग हो रहा है इस क्रिया में, लेकिन जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमको अनिवार्यतः इन बातों को, मास्क पहनने की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। सावधानी बरतिए, विशेषज्ञों की बात राय लीजिए, सुनी हुई बातों पे मत जाइए, जो उपचार आपके लिए उचित है वो करिए। अस्पताल देरी से मत पहुंचिए, बहुत मृत्यु अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर 30% से ज्यादा मृत्यु अस्पताल में एक दिन के अंदर हो जा रही है, यानी हम अस्पताल देर पहुंच रहे हैं, तो देर से मत पहुंचे। ऑक्सीजन लेवल जैसे ही हमारा 94 से नीचे आता है तो हमको अस्पताल की तरफ रुख कर लेना चाहिए। घर में इंतजार नहीं करना है कि एक दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं शायद कल ठीक हो जाएगा, एक दिन और रुक जाते हैं फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल हमारा 94 से नीचे जैसे ही जाए, 95 से नीचे जैसे ही जाए, हमको अस्पताल के तरफ तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वराज एक्सप्रेस को इतना टाइम दिया। स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दर्शकों को आपने सचेत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब, आप हमारे साथ। धन्यवाद।
तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू है। हो सकता है कि आने वाले समय में आंकड़े और भी भयावह हो। ऐसे में जरूरी यही है कि जनता ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते, क्योंकि अभी तो सावधानी में ही सुरक्षा है। बाकी सरकार अपना काम कर रही है, देखते हैं वो कैसे और कब तक कोरोना पर काबू पाती है।